शिए के होंठ फड़क उठे। उसने कहा, जितना मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहो। मैं तो गिन भी नहीं सकता कि कितने एडवांस विभाग के छात्र चाहते हैं कि वो टीचर उन्हें पढ़ाएं। पीछे आओ, तांग बुलिन ने बीच में ही काटते हुए कहा। पांचों छात्र वू झांगकोंग के साथ अकेडमी के प्रशिक्षण क्षेत्र में पहुंचे। ये सुविधाएं विशेष रूप से छात्रों को वास्तविक लड़ाई करवाने के लिए तैयार की गई थीं। यहाँ एक आत्मा अवरोध लगाया गया था ताकि आत्मा तकनीकों से होने वाला अनावश्यक नुकसान कम किया जा सके। क्या हमें नीचे उतारा जा रहा है? जांग यांगजी ने चुपके से वांग जुनशी से पूछा। ये प्रशिक्षण क्षेत्र आम छात्रों द्वारा अधिक प्रयोग में लाया जाता था। कक्षा 0 में आने के बाद उन्हें यहाँ कम ही आना पड़ा था, इसलिए उसका भ्रमित होना लाजमी था। अधिकांश लड़ाई वे स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में आत्मा प्राणियों के खिलाफ करते रहे थे, क्योंकि अन्यथा उन्हें पर्याप्त चुनौतियां नहीं मिलती। वांग जिनशी ने चिढ़ते हुए उसे घूरा। तुम सच में बहुत फालतू बातें करते हो। वू झांगकोंग ने उस शिक्षक को घूंढा जो इस इमारत का प्रभारी था, और उनके लिए एक प्रशिक्षण मैदान आरक्षित कर लिया। प्रशिक्षण मैदान आकार में अलग अलग थे, व्यास 30 से 50 मीटर तक। पूरी सुविधा में 3 मंजिलें थीं और हर मंजिल में अलग अलग आकार के 4 प्रशिक्षण मैदान होते थे। हर मैदान आमतौर पर विद्यार्थियों से भरा रहता। वू झांगकोंग ने तीसरी मंजिल का मैदान चुना क्योंकि इस समय वहां कोई नहीं था। इस तरह वे शांति से अभ्यास कर सकते थे। वू झांगकोंग उन्हें एक बड़े प्रशिक्षण मैदान पर ले आए जिसका व्यास लगभग 50 मीटर था। शिए ने उत्सुकता से पूछा, वो टीचर, क्या हम 3 लोग उन 2 के खिलाफ लड़ेंगे? हे, उसने शरारती मुस्कान के साथ जांग यांगजी की ओर देखा। नहीं, वू झांगकोंग ने ठंडे स्वर में कहा। ये अब स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ असल दुनिया है। तुम यहाँ मर के वापस नहीं आओगे और हो सकता है मैं ठीक से हाथ भी ना रोक पाऊं। मैं अपनी आत्मा शक्ति उतनी ही रखूंगा जितनी तुम सबकी है और अपने आत्मा छल्लों को भी नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन इस बार मैं अपना मासल सोल इस्तेमाल करूंगा। शुरू करो। छात्र कुछ बोल पाते उससे पहले ही उनके पैरों के नीचे से आत्मा छल्ले उठ खड़े हुए। 2 पीले, 2 बैंगनी और 2 काले आत्मा छल्ले प्रकट हुए। एक अजेय आभा ने उन पर क्षण भर दबाव डाला, फिर उसकी आत्मा शक्ति तेजी से कम होकर लगभग रैंक 20 पर आ गई। उसके दाहिने हाथ में हिमनीली तलवार उभर आई, मानो उसकी सारी ठंडक उसी तलवार में घनीभूत हो गई थी। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ कोमल भाव झलक रहा था। सफेद परिधान और नीली तलवार, आकाश सी बर्फ और बर्फ सी ठंडक। ये शब्द अनायास ही तांग बुलिन के मन में कौंध गए। उसे अभी भी याद था जब वू झांगकोंग ने ग्वांग ब्याओ के सामने अपना मासल सोल पहली बार दिखाया था। वो तो समझ भी नहीं पाया था कि वू झांगकोंग ने कौन सा हमला किया और लड़ाई पलक झपकते ही खत्म हो गई थी। और आज उन्हें उसके स्काईफ्रॉस्ट स्वॉर्ड का सामना करना था। फॉर्मेशन में आओ, तांग बुलिन की गड़गड़ाती आवाज ने सभी को चौंका दिया। सबसे पहले गुयुए ने प्रतिक्रिया की और पलक झपकते ही तांग बुलिन के पीछे प्रकट हो गई। वांग जिनशी, जांग यांगजी और शिए अपनी जगहों पर पहुंचकर एक क्रॉस का आकार बना चुके थे, जिसमें गुयुए केंद्र में थी। तांग बुलिन ने चिल्लाते हुए कहा, सावधान, मैं उसे बांधता हूं। गुयुए, तुम नियंत्रण रखो, बाकी तीनों हमला करो, चलो। उसने दाहिने हाथ में ब्लू सिल्वर ग्रास इकट्ठा किया। स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म के अनुभवों से सीखकर अब उसका नियंत्रण और भी बेहतर हो गया था। ब्लू सिल्वर ग्रास की लताएं एक साथ आगे बढ़ने लगी और वू झांगकोंग की ओर झपट पड़ी। पीछे से गुयुए के दोनों आत्मा छल्ले चमके और उसने लगातार तेज आग के गोले चला दिए, कुछ सीधे, कुछ गोलाई लेकर। भले ही बर्फ आग को बुझा सकती थी, लेकिन आग भी बर्फ को पिघला सकती थी। यही सोचकर और ये ध्यान में रखते हुए कि वू झांगकोंग ने अपनी शक्ति कम कर दी थी, गुयुए ने पहले उसके गुण को दबाने का फैसला किया। दर्जनों अग्निगोलों ने पूरे आसमान को भर दिया। उसी क्षण तांग बुलिन की लताएं भी उसकी ओर उमड़ पड़ीं। शिए, जांग यांगजी और वांग जिनशी 3 दिशाओं से दौड़े, पर लक्ष्य एक था, वू झांगकोंग। तांग बुलिन की लताएं उनकी कमर को बांध रखी थीं और वो उन्हें नियंत्रित कर रहा था। सबसे पहले आग के गोले पहुंचे, परंतु वू झांगकोंग की निगाह एक पल के लिए भी अपनी स्काईफ्रॉस्ट स्वॉर्ड से नहीं हटी। उसने धीमे से किनारे कदम बढ़ाया और अग्निगोले मानो धीमे पड़ गए। क्षण भर में तलवार की ठंडक पूरे मैदान में फैल गई। दर्जनों अग्निगोले शांत होकर बुझ गए। गुयुए ने महसूस किया, उसके अग्निगोलों के मूल को एक ही झटके में नष्ट कर दिया गया। फिर वू झांगकोंग ने विचित्र गति से कदम बढ़ाया और लताओं को भूत की तरह चकमा दे दिया। तांग बुलिन चौंक गया। वापस हटो। शिए तुरंत पलटा और पीछे हटा। लेकिन जांग यांगजी और वांग जिनशी एक पल पीछे रह गए। ठंडक पहले ही उनके शरीर में घुल चुकी थी।
तभी उन्होंने हाथ थामे और काले प्रकाश में घिर गए। मार्शल सोल फ्यूजन स्किल, शैडो ईगल ड्रैगन। वू झांगकोंग के सामने वे ढिलाई करने का साहस नहीं रखते थे। अंधकार की लहरें फैलीं, लेकिन इस बार दोनों के बीच हल्का सा असंगति थी। वे कराहते हुए अलग हो गए। दो ठंडे प्रकाश ने उन्हें जकड़ लिया। वू झांगकोंग उनके सामने था। ये क्या हुआ? उसने हमला रोक दिया और दोनों को देखने लगा। उनकी फ्यूजन स्किल विफल हो गई। पहले भले आंशिक सफलता मिली थी, पर सफलता तो थी, इस बार पूरी तरह नाकाम। दोनों का चेहरा सफेद पड़ गया। वे जानते थे कि उनकी असली ताकत यही फ्यूजन स्किल थी, यही उनके भविष्य की उम्मीद थी। फिर कोशिश करो। वू झांगकोंग पीछे हट गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पूरी शक्ति से फिर दौड़े। जांग यांगजी के पीछे पंख उभर आए और उसने वांग जिनशी को अपनी बाहों में समेट लिया। वांग जिनशी ने झांग यांगजी की हरकतों की हूबहू नकल की और अगले ही पल दोनों एक दूसरे से टकराए। वांग जिनशी के भीतर से गहरी ड्रैगन गर्जना उठी जब उसका बोन ड्रैगन किंग और झांग यांगजी का शैडो फैंटम ईगल पलक झपकते ही फ्यूज हो गए। ठीक उसी क्षण वांग जिनशी ने महसूस किया कि उसका शरीर इस संयोजन को तुरंत अस्वीकार कर रहा है, मानो उसका शरीर शैडो फैंटम ईगल को देखते ही उसे बाहर धकेलना चाहता हो। झांग यांगजी लड़खड़ाकर दूर जा गिरा और जमीन पर बैठ गया। उसके भीतर अचानक गुस्से की लहर उठी। वांग जिनशी, ये क्या मतलब है? तुम मेरे साथ फ्यूज क्यों नहीं हो रहे? मैंने कुछ नहीं किया, वांग जिनशी ने हैरानी से कहा। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। वू झांगकोंग ने भौहें से कोड़कर झांग यांगजी की ओर देखा। शांत हो जाओ, ये ऐसी बात नहीं है जिसे वांग जिनशे नियंत्रित कर सकता है। मुझे डर है कि अब तुम्हारे सोल फ्यूजन स्किल में कोई समस्या हो गई है। झांग यांगजी उठ खड़ा हुआ, हाँफता हुआ। दूसरी ओर वांग जिनशी की आंखों में चिंता उभर आई, मानो उसके मन में किसी अज्ञात कारण की धुंधली समझ बनने लगी हो। वो झांगकोंग कुछ क्षण के लिए शांत रहे। जिनशी की मार्शल सोल शायद म्यूटेट हो गई है और अब तुम्हारी दोनों मार्शल सोल्स में उतनी अनुकूलता नहीं रही कि तुम दोनों सोल फ्यूजन स्किल उपयोग कर सको। वांग जिनशी ने तांग वुलिन की ओर उलझन भरी नजर डाली। तांग वुलिन भी अजीब भाव से उसे देख रहा था। क्या ये बोन ड्रैगन किंग हमारी द्वैत साधना से प्रभावित हुआ है? वांग जिनशी और तांग वुलिन को बारी बारी देखते हुए झांग यांगजी के मन में भी एक शक उभरा। आखिरकार वो समझदार था। क्या ये इसलिए है क्योंकि तुम दोनों साथ में साधना करते हो? वांग जिनशी ने गहरी सांस ली। मुझे किसी और वजह का अंदाजा नहीं। वो झांगकोंग बोले, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। तांग वुलिन, वांग जिनशी, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी मार्शल सोल्स की जांच करनी है। जी। जांच की प्रक्रिया बहुत सरल थी। वो झांगकोंग ने बस अपनी सोल पावर से उनके शरीर को स्कैन किया और मार्शल सोल के प्रकट होने पर हुए परिवर्तनों को महसूस किया। वांग जिनशी, मैं लगभग निश्चित हूं कि ये समस्या तांग वुलिन के प्रभाव के कारण हुई है। व्यक्तिगत रूप से ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि तांग वुलिन के रक्तरेखा के प्रभाव से तुम्हारी मार्शल सोल उच्च स्तर पर परिवर्तित हो रही है। ये कितना आगे बढ़ेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यदि तुम तांग वुलिन के साथ साधना करते हो तो तुम्हारी मार्शल सोल और विकसित होती जाएगी। लेकिन तुम संभवतः झांग यांगजी के साथ सोल फ्यूजन स्किल नहीं कर पाओगे। यही इसका दुष्परिणाम है। अब तुम्हें स्वयं निर्णय लेना होगा कि तुम्हें आगे किस दिशा में बढ़ना है। वांग जिनशी स्तब्ध रह गया। अगर मैं तांग वुलिन के साथ साधना बंद कर दूं तो क्या मैं फिर सामान्य हो जाऊंगा? वो झांगकोंग ने गंभीर स्वर में कहा, अब तक जो मैंने देखा है उससे लगता है कि ये संभव होना चाहिए। तुम दोनों कुछ ही महीनों से साथ साधना कर रहे हो और उसकी सोल पावर तुमसे कमजोर है, इसलिए उसका प्रभाव अधिक गहरा नहीं है। तुम्हारी मार्शल सोल का परिवर्तन अभी स्थायी नहीं है, इसलिए धीरे धीरे तुम सामान्य हो सकते हो। परंतु यदि तुम साधना बंद करते हो तो मैं तुम्हारे कमरे अलग अलग कर दूंगा, क्योंकि उसकी रक्तरेखा का प्रभाव आसपास के समान प्रकार की मार्शल सोल पर भी पड़ता है। वांग जिनशी ने तांग वुलिन की ओर उलझन भरी नजर डाली। तांग वुलिन भी अजीब भाव से उसे देख रहा था। माफ करना जिनशी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। तांग वुलिन ने ईमानदारी से कहा। उसे भली भांति पता था कि एक सोल फ्यूजन स्किल सोल मास्टर्स के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। वांग जिनशी ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूँ? ये तो कोई भी नहीं जान सकता था। टीचर वू, क्या मैं अपने कमरे में जाकर इस बारे में सोच सकता हूँ? बिल्कुल, वो झांगकोंग ने कहा। वांग जिनशी ने तांग वुलिन को गहरी नजर से देखा और सिर झुकाकर विदा ली। वो झांगकोंग फिर बोले, एक बात और ध्यान रखना, मेरी वर्तमान समझ से तांग वुलिन के रक्त रेखा धीरे धीरे और प्रबल हो रही है। यदि तुम उसके साथ साधना करते हो तो तुम्हारी मार्शल सोल अकेले ही फ्यूजन स्किल से भी अधिक शक्तिशाली बन सकती है, और वो शक्ति केवल तुम्हारी अपनी होगी। ये भी सोचने योग्य बात है। धन्यवाद टीचर वू। वांग जिनशी के जाने के बाद तांग वुलिन के हृदय में उदासी भर गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनकी पारस्परिक लाभ देने वाली साधना का ऐसा दुष्परिणाम होगा।
वांग जिनशी तो किसी भी स्थिति में लाभान्वित हो रहा था, पर झांग यांगजी का क्या? वांग जिनशी के बिना वो सोल फ्यूजन स्किल उपयोग ही नहीं कर पाएगा। तांग बुलिन इस स्थिति से दुखी था, पर अब जो हो चुका था उसे वो बदल नहीं सकता था। आगे का निर्णय वांग जिनशी को ही लेना था। क्लास शून्य पर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। झांग यांगजी चुप रहने लगा और वांग जिनशी पहले से भी अधिक मौन हो गया। 2 दिन बीत गए और अब अंतिम परीक्षा का दूसरा भाग सामने था। वू झांगकोंग ने हमेशा की तरह शांत स्वर में कहा, मेरे साथ चलो, अब हम परीक्षा के दूसरे भाग पर जा रहे हैं। टीचर वू झांगकोंग ने आश्चर्य से देखा। तांग बुलिन भी उसकी ओर देखने लगा। उसके मन में आशंका की लहर उठ रही थी। पिछले 2 दिन से वांग जिनशी उससे दूरी बनाए हुए था। टीचर वू, मैंने निर्णय कर लिया है, मैं अब तांग बुलिन के साथ साधना नहीं करूंगा। वांग जिनशी के शब्द तेज थे पर स्वर दृढ़। झांग यांगजी अवाक उसे देखता रह गया। वू झांगकोंग ने पूछा, क्या ये निर्णय पूरी तरह सोच समझ कर लिया है? वांग जिनशी ने गंभीरतापूर्वक सिर हिलाया। भले ही मैं भविष्य में अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकता हूं, पर उसका लाभ केवल मुझे मिलता। झांग यांगजी मेरा बचपन का साथी है, हमने बचपन साथ खेलते हुए बिताया है, हम प्रैक्टिकली भाई हैं, मैं उसे छोड़कर अपने लिए आगे नहीं बढ़ सकता। हम दोनों ही पहले ही 2 रिंग वाले सोल ग्रैंड मास्टर हैं और सोल फ्यूजन स्किल रखते हैं, ये भी कम उपलब्धि नहीं है, इसलिए मैं झांग यांगजी के साथ ही साधना करूंगा। इतना कहकर उसने तांग बुलिन, शेशे और गुयुए की ओर दृढ़ नजर डाली। उसने एक गहरी सांस ली और साहस जुटाकर कहा, और हाँ टीचर वू, इस सेमेस्टर की शिक्षा के लिए धन्यवाद। मैं अपने साथियों का भी आभारी हूँ, लेकिन मुझे खेद है, मैं अकेडमी बदलना चाहता हूँ। मैं झांग यांगजी के साथ दूसरी अकेडमी में स्थानांतरण करूंगा। तांग बुलिन का रक्त प्रभाव बहुत प्रबल है और जब तक मैं इस अकेडमी में रहूंगा मुझ पर उसका प्रभाव जारी रहेगा। इन 2 दिनों में साधना न करने के बावजूद मैं उस दबाव को महसूस कर रहा था। अब मेरे पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। तांग बुलिन स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी उपस्थिति किसी को अकेडमी छोड़ने पर मजबूर कर देगी। जिनशी, अगर मेरा प्रभाव इतना अधिक है तो मैं खुद तुमसे दूर रह सकता हूँ, तुम्हें अकेडमी बदलने की जरूरत नहीं। वांग जिनशी शांत हुआ और मुस्कुराकर बोला, बेवकूफ़ी मत करो वुलिन, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये परिवर्तन मेरे शरीर में हुए हैं, तुम्हारे कारण नहीं। कोई भी नहीं जान सकता था कि तुम्हारी रक्त रेखा इतना प्रभाव डालेगी। हमारी दोस्ती पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बस हम साथ साधना नहीं कर सकेंगे। और ये केवल मार्शल सोल नहीं, मेरे विचारों पर भी असर कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ से दूर जाकर मैं सामान्य हो जाऊं। क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट के बाद से ही मैं भीतर ही भीतर दबाव महसूस कर रहा था, बस मानना नहीं चाहता था। झांग यांगजी और मैं साथ साधना कर सकते हैं, इसलिए चिंता मत करो। टीचर वो, कृपया अकेडमी के साथ हमारे अनुबंध की प्रक्रिया संभाल लीजिए। मैंने अपने पिता से बात कर ली है। हमने तय किया है कि इस सेमेस्टर में झांग यांगजी और मुझ पर जितने संसाधन खर्च हुए हैं उनका भुगतान कर देंगे। असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूँ। वांग जिनशी झुका और तांग बुलिन ने देखा कि 2 आंसू जमीन पर गिर पड़े। वांग जिनशी सचमुच नहीं जाना चाहता था। वो सिर्फ एक सेमेस्टर के साथ ही नहीं बने थे, बल्कि वो इस दुर्लभ मानसिक तालमेल पर पहुंच चुके थे जो सोल मास्टर्स के बीच मुश्किल से देखने को मिलता है। वो एक ही टीम थे, एक ऐसी टीम जो 100 वर्षीय मैन फेस डेमन स्पाइडर को मार चुकी थी। वो कैसे अपने प्रिय साथियों से जुदा होना चाहेगा? ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा वांग जिंगसी ने कहा था। अगर वो यहाँ और अधिक रुकता तो निस्संदेह तांग बुलिन के प्रभाव में आता और साथ मिलकर साधना करने से उसे कई तरह के लाभ मिलते। लेकिन पिछली 2 दिनों की दूरी में वांग जिंगसी को पता चला कि वो कितनी गहराई से प्रभावित हो चुका था। अब वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था और सही तरह से ध्यान भी नहीं लगा पाता था। उसके हृदय में उथल पुथल मची हुई थी। इन्हीं 2 दिनों में गहराई से विचार करने के बाद वांग जिंगसी को एहसास हुआ कि अगर वो तांग बुलिन के साथ साधना जारी रखता रहा तो शायद वो उससे अलग ही न हो पाए। सच तो ये था कि वो अब चेतन रूप से तांग बुलिन का अधीनस्थ भी बन सकता था। चाहे कोई भी प्रकार की मार्शल सोल हो, ये तथ्य स्पष्ट था कि रक्त वंश और मार्शल सोल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जिसकी आत्मा शक्ति अधिक शक्तिशाली हो, उसका रक्त वंश भी उतना ही शक्तिशाली होता है। अभी तो वो तांग बुलिन से एक स्तर ऊपर था, इसके बावजूद वो इतनी आसानी से प्रभावित हो रहा था। तो फिर भविष्य में अगर तांग बुलिन उससे आगे निकल गया तो क्या होगा? वो सोचकर ही भयभीत था कि उस समय क्या स्थिति होगी। अपनी कम उम्र के बावजूद वांग जिंगसी इस डरावनी अवधारणा को अच्छी तरह समझता था। इसके अलावा ज़ैंग यांगजी के साथ अपने संबंधों को ध्यान में रखते हुए उसने आखिरकार ये निर्णय लिया। ये कठिन निर्णय था और भले ही उसे पीड़ा हो रही थी, उसके पास दूसरा विकल्प नहीं था। जिंगसी! ज़ैंग यांगजी अचानक दौड़ता हुआ आया और उसे गले लगा लिया। वो अब और सहन नहीं कर सका, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या वो इन 2 दिनों में कम पीड़ा झेल रहा था? अपनी सोल फ्यूजन साझेदारी खोने के बाद वो सिर्फ एक साधारण सोल मास्टर बनकर रह जाता। उसकी साधना की गति कम हो जाती और उसके कबीले की नज़र में उसका महत्व बिघट जाता।
आखिरकार ताकत ही थी जो उसके कबीले में उसकी स्थिति तय करती थी। लेकिन वॉन्ग जिंगसी के दृढ़ शब्दों ने उसके दिल की सारी चिंताएं धो दी। सच्ची मित्रता सब पर भारी पड़ी और इस गहरी दोस्ती ने उसके दिल को छू लिया। वू झैंगकोंग अब भी एक निर्विकार मूर्ति की तरह खड़ा था, लेकिन शीशी ने ध्यान दिया। एक पल के लिए वू झैंगकोंग से आंखों की गहराई में हल्का सा दुख चमका था। ठीक है, जब तुमने निर्णय ले ही लिया है तो बाकी बातों की चिंता मत करो। मैं अकेडमी और तुम्हारे कबीले से बात कर लूंगा। शायद यही सही चुनाव है। वू झैंगकोंग के शब्द अत्यंत सरल थे। तो क्या तुम दोनों अंतिम परीक्षा के दूसरे भाग में भाग लेना चाहोगे? वॉन्ग जिंगसी बस मजबूरन मुस्कुराया। शिक्षक वू, क्षमा कीजिए, मेरा और यांगजी का आज परीक्षा में भाग लेने का मन नहीं है। वूलिन, शीशी, गुयुए, शुभकामनाएं। हमारे निर्णय से परेशान मत होना। तुम तीनों अद्भुत हो। हम भविष्य में फिर मिलेंगे। शायद तब हम तुम्हें चुनौती भी दे। हम दोनों अवश्य ही बहुत जल्दी मजबूत बनेंगे। हम तुम्हें पीछे नहीं छोड़ेंगे। वॉन्ग जिंगसी के चेहरे पर मुस्कान थी, मुट्ठियां कसी हुई थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। बेहद मुश्किल, फिर भी उसने तांगबोलिन को हाथ हिलाकर विदा कहा। तांगबोलिन अचानक आगे बढ़ा और दोनों को गले लगा लिया और हल्की सी सिसकियां निकल पड़ी। हम परीक्षा कल करेंगे। ये कहकर वू झैंगकोंग बड़े कदमों से क्लासरूम से बाहर निकल गए। तांगबोलिन खिड़की के बाहर मैदान की ओर खाली निगाहों से देखता रहा और उसके दिल में दुख और निराशा उमड़ पड़ी। दोस्तों को खोने का दर्द और आत्मग्लानि उसके दिल को चीर रहे थे। अरे क्या हुआ तुमको? अचानक मैदान से एक मधुर आवाज आई। तांगबोलिन ने आवाज की ओर सिर घुमारा। वो सुंदर ओयांगपिंग जिक्सीन थी जो उसकी ओर हाथ हिला रही थी। सीनियर सिस्टर। तांगबोलिन ने स्तब्ध होकर उसे देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखते ही उसका मन किसी अनजानी वजह से हल्का हो गया। इतने बड़े हो गए हो फिर भी बच्चे की तरह सुबक रहे हो, ओयांगपिंग जिक्सीन ने चिढ़ाते हुए कहा। तांगबोलिन ने अपने गालों को छुआ। उसे पता ही नहीं था कि वो रो रहा था। अब जब उसने आंसू महसूस किए तो जल्दी से अपने बाजूचे पोंछ लिए। मैं ठीक हूँ सीनियर सिस्टर। नीचे आओ, ओयांगपिंग जिक्सीन ने उसे इशारा किया। ओह, वो खिड़की के चौखट पर चढ़ गया। एक बेल का सहारा लेकर उसने चौथी मंजिल से छलांग लगाई और धीरे से जमीन पर उतर आया। वाह, बहुत कमाल, ओयांगपिंग जिक्सीन ने खुश होकर कहा। ऐसा कुछ नहीं, तांगबोलिन ने अपना सिर खुजाया। ठीक है, सफाई देने की जरूरत नहीं। बच्चों का दिखावा करना तो सामान्य है। तो बताओ क्यों रो रहे थे? चलो सीनियर सिस्टर को बताओ। तांगबोलिन ने हिम्मत से सिर हिलाया। कुछ नहीं, मेरे 2 सहपाठी दूसरी अकेडमी में जा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा दुख हुआ, ओयांगपिंग जिक्सीन ने परिपक्व अंदाज में कहा। तुम कितने भावुक बच्चे हो, जैसे दोबारा कभी मिलना ही नहीं होगा। बस दूसरी अकेडमी जा रहे हैं, इतना ही तो है। सुनो, जिंदगी ऐसी ही है और दुनिया हर पल बदल रही है। कौन जानता है कल क्या होगा। जब तक तुम जिंदा हो हर दिन खुश रहो, अपने लक्ष्य हासिल करो और अपनी खुशी खोजो, बस यही काफी है। उसने तांगबोलिन के सिर पर हाथ फेरा। चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाती हूँ। उसने उसका हाथ पकड़ा और अकेडमी के मुख्य द्वार की ओर खींचने लगी। ओयांगपिंग जिक्सीन का हाथ नरम और कोमल था और आगे खींचते हुए वो उसकी हल्की सी खुशबू महसूस कर पा रहा था। क्षण भर के लिए उसके हृदय में गर्माहट भर गई। वो हमेशा अपनी साधना और लोहार कला में डूबा रहता था, लेकिन इस वक्त उसे स्नेह की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसके माता पिता और नायर उसे छोड़कर जा चुके थे। जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करता था वो सब बिना कोई निशान छोड़े चले गए थे। वो खुद को दर्द से सुन करने के लिए साधना में डूबा गया था। लेकिन इसी वजह से ओयांगपिंग जिक्सीन की कोमलता उसे गर्माहट दे रही थी। ये प्यार किए जाने जैसा एहसास था। दीदी तुम्हें स्वादिष्ट बारबेक्यू और ग्रिल्ड मछली खिलाएगी। अच्छे मूड में किसी की भूख बढ़ जाती है और तांगबोलिन भी इसका अपवाद नहीं था। ओयांगपिंग जिक्सीन की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई जब तांगबोलिन लगातार सीख कबाब को मुंह में डालता जा रहा था। उसके सामने बांस की सीखों का पहाड़ बन गया था और आसपास के लोग उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे थे। ओयांगपिंग जिक्सीन तो रोने वाली थी। जूनियर ब्रदर, दीदी तुम्हें सांत्वना देने आई थी, लेकिन क्या तुम मुझसे किसी बात का बदला ले रहे हो? तुमने तो मेरा 1 हफ्ते का खाना खा लिया। हूँ। तांगबोलिन को तब जाकर पता चला कि उसने कितना खा लिया है। उसने सिर उठाया और ओयांगपिंग जिक्सीन की प्यारी सी नाराजगी भरी सूरत देखी। आज उसकी भूख मामूली से ज्यादा थी। खासकर सुबह से उसने ज्यादा नहीं खाया था क्योंकि वॉन्ग जिंगसी और जांग यांगजी की बातों ने उसके मन को भारी कर रखा था। अब सॉरी सीनियर सिस्टर, आज का बिल मैं दूंगा। एक पुरुष को महिला को खिलाना चाहिए। तांगबोलिन ने जल्दी से सज्जनता का रूप धारण किया। वैसे भी लोहार कला से उसने काफी पैसा कमा रखा था। पक, ओयांगपिंग जिक्सीन ने उसके सिर पर हल्की सी चौप मारी। पुरुष, तुम अभी भी बच्चे ही हो। कौन सी बड़ी बहन अपने छोटे भाई को बाहर खाने लेकर जाए और उससे पैसे ले? चलो खाओ। तुम्हारे खाते खाते मेरा सारा पैसा भी खत्म हो गया तो मैं एकेडमी के भोजन पर निर्भर कर लूंगी। वैसे क्या तुम वही सुपर राइस बकेट हो जिसके बारे में निचली कक्षाओं में चर्चाएं हैं? मैंने सुना है कि एकेडमी भी तुम्हारी भूख से डरती है। शायद वही हूँ, तांगबोली ने शर्माते हुए कहा।
सच में तुम इतना कैसे खा लेते हो? तुम्हारी भविष्य की पत्नी तो खाना बनाते बनाते ही थक कर मर जाएगी। जिक्सिन, अचानक किसी ने आवाज लगाई।